हाय फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य, 7th क्लास हिस्ट्री का। तो इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था गुप्त वंश के पतन के बाद में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। चोलों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट मतलब बुक्स के बारे में और कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो सीधे वनडे एग्ज़ाम जो सीधे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर को। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में शासन करने वाले कुछ राजवंशों को दिखलाया गया है। तो ये जो मानचित्र है इसमें देखो, चाहमान जिसको चौहानों के नाम से, इसके अलावा राष्ट्रकूट हो गए, ये पांड्यन, चेर, चोल, चालुक्य, ये क्षेत्रीय राज्य थे जो गुप्त वंश के पतन के बाद में पूरे भारत में उभरे थे। ये पाल वंश हो गया, तो इनके बारे में हम ब्रीफ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नए राजवंशों का उदय जो पहला सब टॉपिक है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और जो योद्धा थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग पर आए, उन्हें अपने मातहत मतलब या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए क्या लेके आएँ, उपहार लेके आएँ और दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब कि ये सामंतों के बारे में बताया इसमें। जो सामंत, राजा के जो सामंत होते थे, उनसे राजा लोग उम्मीद करते थे कि वे राज्य में मतलब अपने उसके दरबार में आएँ, उनके लिए उपहार भी लेके आएँ और जब उनको ज़रूरत हो तो वे सैन्य सहायता भी राजा को उपलब्ध करवाएं। अधिक सत्ता एवं संपदा हासिल करने वाले जो सामंत थे उनको टाइटल भी दिया जाता था। उनको महासामंत, महामंडलेश्वर इनका टाइटल दिया जाता था। और कभी कभी क्या करते थे ये, मतलब इनके पास ज़्यादा, राजा से ज़्यादा इनके पास शक्ति हो जाती थी, तो ये स्वयं को एक स्वतंत्र मतलब स्वयं की स्वतंत्र सत्ता घोषित कर देते थे। ये जो महासामंत थे, जो महामंडलेश्वर जो थे, इस तरह का एक उदाहरण मतलब जो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे, जो राष्ट्रकूट राजवंश का उदय हुआ था वो कैसे हुआ था। जो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य जो राजा थे कर्नाटक के, उनके अधीनस्थ थे, मतलब उनके सामंत थे। कौन? राष्ट्रकूट के, इनके चालुक्यों के। जब 8वीं सदी में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम क्या था, दंतिदुर्ग ने अपने जो चालुक्य स्वामी थी उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर क्या उसके साथ युद्ध किया, उसको हराया और खुद को हिरण्यगर्भ मतलब जिसका अर्थ होता है सोने के गर्भ एक नामक एक अनुष्ठान किया। किसने? ये अनुष्ठान दंतिदुर्ग ने किया था, जिसने चालुक्य राजा को हरा के। और ये अनुष्ठान किया किस लिए था? चूँकि ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था और यह माना जाता है कि इसमें याजक मतलब जो अनुष्ठान कर रहा था, मतलब दंतिदुर्ग जो है याजक, उसके लिए आया ये शब्द। और जन्मना क्षत्रिय न होकर, मतलब जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, इस अनुष्ठान के माध्यम से उसने क्षत्रियों के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर दिया था। मतलब ये जो हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया था, किस लिए? ये क्षत्रिय नहीं था जन्म से, जब इसका जन्म हुआ, जब से क्षत्रिय नहीं, किसी अन्य जाति अन्य वर्ग से संबंधित था। और इस अनुष्ठान के माध्यम से इसने अपने आप को क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय वंश में अपने आप को घोषित कर लिया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों में अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। आमतौर पर जैसे ये तो चालुक्य का एग्जाम्पल था, राष्ट्रकूटों का एग्जाम्पल था। इसके अलावा जो कदम्ब थे, इन्होंने किस आधार पर, मतलब अपने सैन्य ताकतों के आधार पर अपने आप को स्वतंत्र मतलब अपने जन की जो स्वतंत्र सत्ता घोषित की थी। जो कदम ने कैसे, कदम के जो मयूर शर्मन थे और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। पहले जो कदम्ब थे वो कर्नाटक में, और गुर्जर प्रतिहार का जो हरिचंद्र ब्राह्मण जो थे, उन्होंने राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया था। किसके दम पे? अपने सैन्य कौशल के दम पे। इनका प्रशासन कैसे चलता था इन राज्यों का? चूँकि पहले इसकी बात कर ले, ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र है एलोरा की गुफा में मिला है। उसका गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र है। और है किसका? ये विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और ये राष्ट्रकूल के काल की कृति है, मतलब ये राष्ट्रकूल के टाइम पे बनाई हुई ये जो चित्र दिख रहा है, ये नरसिंह का, जो कि एलोरा की गुफा जो नंबर 15 थी उसमें ये मिला है। अब राज्यों का प्रशासन कैसे? इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज का एवं त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधियाँ इन जो राजा थे
इन्होंने धारण कर ली थी अपने को लेके। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत, उनके साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब कि चूँकि खुद के लिए टाइटल घोषित कर लेते थे खुद को, क्या क्या, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। लेकिन इसके साथ साथ जो सामंत थे, व्यापारी थे, ब्राह्मण, किसान, उनसे संबंध बनाए रखते थे ताकि इनकी उनकी सत्ता में हिस्सेदारी रहे और इनकी भी एक सेफ्टी बनी रहे, इनके राज्य चलता रहे इनको। और जो राज्य व्यवस्था के लिए धन की वसूली कहाँ, लगान के माध्यम से करते थे, किसानों से, पशुपालक, कारीगरों, संसाधनों आदि के पास से ये मतलब इनके लगान वसूला जाता था। क्योंकि प्राप्त करने वाले जो भूस्वामी होने का दावा करता था, मतलब इनको जो प्राप्त करता था, इन लगानों को जो वसूलता था, वो खुद को भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो एक 400 कर ये क्या है, तमिलनाडु के शासन करने वाले जो चोल वंश जो था, जिसके बारे में हम डिटेल्स में अब नीचे पढ़ने वाले हैं। अभी लेखों के में विभिन्न किस्म के करों की बात की गई, जिसमें 400 से ज़्यादा सूचक मिलते हैं। मतलब तमिलनाडु के शासन करने वाले जो चोल वंश थे, चोल वंशों के बारे में एक लेख मिला है, उस लेख पे 400 से ज़्यादा प्रकार के करों की बात की गई है। अब ये जो सबसे अधिक उल्लेखित जो कर था, उसको वेट्टी बोलते थे, वेट्टी। और ये कर किस लिए, इस कर का मतलब था कि नगद नहीं लेते थे, इस कर के बदले ये जबरन श्रम किया करवाया जाता था, मतलब कि काम करवाया जाता था, नगद कैश मतलब पैसे वगैरह ये नहीं वसूला जाता था। इसको इस जो कर का नाम था वेट्टी नाम था, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। इसके अलावा कदमाई, कदमाई जो भू राजस्व, भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, उसको कदमाई बोलते थे। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ऐसे वर्ड ये डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। तो ये इनको वेट्टी, कदमई, तो ये 2 वर्ड तो यहाँ से हो गए, और भी बहुत सारे आने वाले हैं ऐसे वर्ड इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कर कैसे कैसे लगाते थे, देखो इन 400 करों में से कुछ महत्वपूर्ण कर, जो जैसे छत, मकान पर छाजन डालने, मतलब छत डालने पर भी कर लगाते थे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए यदि आप वो सीढ़ी का इस्तेमाल करता था कोई भी, तो उससे भी कर लेते थे कि पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी का उपयोग करता था तो उस पर कर लगाया जाता था। और किसी को उत्तराधिकार हासिल करना हो अपने परिवार की संपत्ति का, तो उसके लिए भी इनको कर देना पड़ता था, किनको, चोल वंशों को, तो जो तमिलनाडु में शासन करते थे। और ये जो कर लगते थे, ये जो कर लगाते थे, इन संसाधनों से राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनता था। जो इनका उपयोग कहाँ कहाँ, मंदिरों, दुर्गों के निर्माण में इन इस जो व्यय आता था, इस जो संसाधन आते थे, इनका इस्तेमाल कर लिया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जो लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन एवं व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। मतलब लूट के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था। राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती थी, वो सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से, मतलब या तो खुद के परिवार से या जो ऊंचे घराने के घर होंगे उनसे जो पदाधिकारी थे राजस्व वसूलने के, सामान्यतः ये प्राय वंशानुगत भी हो सकते थे। और तो ये नियुक्तियाँ की जाती थी पदाधिकारियों की। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा अपने निकट संबंधियों को बड़े बड़े ओहदों पे रख लेता था। मतलब बड़े बड़े ओहदों से मतलब होता है यहाँ पद, बड़े बड़े पदों पे अपने ही जो जानकार होते थे, जो निकट संबंधी होते थे, उनको रख दिया जाता था। और प्रशस्तियाँ एवं भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, प्रशस्तियाँ सामान्यतः क्या होती है, जिसमें राजा का बखान किया जाता है, राजा के राज्य के बारे में, वहाँ के प्रशासन, युद्धों के बारे में। तो प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य भी नहीं हो सकते। मतलब इनमें बखान, अतिशयोक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शायद शासन खुद, जो राजा जो होता था, शासक जो होता था, खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। जो ये प्रशस्ति होती थी, किनके द्वारा रची जाती थी, विद्वान जो ब्राह्मण थे, जो अक्सर प्रशासन में भी मदद किया करते थे, उनके द्वारा ये प्रशस्ति रची जाती थी। एक प्रशस्ति है जो नागभट्ट की है, नागभट्ट, जिसमें उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कई शासकों की प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे गुप्त काल में जो समुद्र गुप्त की जो प्रशस्ति थी, किसने लिखी थी, समुद्रगुप्त जो दरबारी कवि था, वो कौन था, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, जिसने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी, वो कौन था। इसमें जो नागभट्ट की उपलब्धियाँ बताई गई हैं इस प्रशस्ति में, मतलब ये जो प्रशस्ति का एक लेख है जिसमें उसकी उपलब्धियाँ जैसे संस्कृत में लिखी गई है ये। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति है जो किसके बारे में, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इसमें किया गया है। उसमें देखो आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ जो वर्तमान में महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है,
के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। मतलब ये एक अभिलेख, एक प्रशस्ति में लिखा हुआ एक उसका एक वाक्य है कि ये जो आंध्र, सैंध, विदर्भ, कलिंग और इनके राजा है ना, जब ये नागभट्ट राजकुमार थे तब ही धाराशायी हो गए थे, मतलब उनके सामने हार मान ली थी। और इसके अलावा कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया इन्होंने। इसके अलावा वंग जो बंगाल का हिस्सा था, अनर्त गुजरात का जो हिस्सा था, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासियों को किरात बोलते थे, तुरुस्क जो तुर्कों को, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य थे और इन राजाओं को पराजित। मतलब ये जो एक प्रशस्ति का लेख है जो नागभट्ट के बारे में, उसमें उसकी विजयों के बारे में है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये जो ताम्र पत्र का एक जो डायग्राम, एक चित्र भी दे रखा है, ये क्या है, यह थोड़ा संस्कृत में थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक समग्र है, एक संग्रह है जिसने 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख है। मतलब किसी को भूमि अनुदान में देते थे तो उसके लिए एक जो लेख लिख के देते थे साथ में, वो उसके लिए ये लिखा गया एक ताम्रपत्र है जो जिसमें कुछ थोड़ा संस्कृत में लिखा है, थोड़ा तमिल में लिखा गया 9वीं सदी में। और इन कड़ियों में से ये पात्र जुड़े हुए हैं, मतलब जिन कड़ियों से ये पात्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर, मतलब मोहर भी लगी हुई है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये दस्तावेज क्या है, सरकार, ये राजा के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, मतलब ये जो ये लिपि जो मिली है, ये ताम्र लिपि, इसके ऊपर लिखा गया है कि भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, क्या क्या अधिकार दिए जाते थे उन लोगों को जिनको जो भूमि दान में दी जाती थी। तो इसमें लिखी हुई है कि उनको कौन कौन से अधिकार होते थे, वे क्या क्या कर सकते थे। तो इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। वैसे 12वीं शताब्दी में एक वृद्ध संस्कृत काव्य की रचना हुई जिसे कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नाम के रचनाकार के द्वारा रचा गया था। इसमें नाम नहीं दे रखा, लेकिन जो ग्रंथ इसने रचा था, जो प्रशस्ति इसने रची थी कश्मीर के शासक राजाओं के बारे में, उसका नाम था राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी। तो कल्हण ने अपने जो वृत्तांत लिखा था उसमें उस शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन, पहले से इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया था। प्रशस्तियों के जो लेखक थे ना, तो भिन्न वह, मतलब इसमें डिफरेंस क्या था इनके बारे में, क्योंकि अन्य जो भी लेखक थे जो प्रशस्ति लिखते थे राजाओं के बारे में, वो सामान्यतः क्या करते थे, वो सामान्यतः राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे ताकि उनको ऊंचे ऊंचे पद मिल सके और उनका सम्मान हो सके राजा की नज़रों में। लेकिन ये जो कल्हण थे, इन्होंने कई राजाओं के आलोचनात्मक रुख भी दिखलाया। मतलब जो राजा, कई राजाओं के और उनके खुद के राजा के जो कई जो नीतियाँ होती थी जो कि आलोचना के योग्य होती थी, उनका आलोचना भी इन्होंने लिखी है, जो 12वीं सदी में एक असाधारण ग्रंथ था। मतलब 12वीं सदी में ये प्रचलित था। तो ये अन्य जो प्रशस्तिकार जो थे, लेखक जो थे, उनसे अलग थे इस मामले में। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो 3 राज्यों के मध्य हुआ था, एक गंगा घाटी के कन्नौज नगर, मतलब गंगा घाटी जो क्षेत्र जो था, उपजाऊ जो क्षेत्र था, उसको लेके किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, इम्पाल वंशकों के शासकों के मध्य। सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। चूंकि ये लंबी लड़ाई जो थी लंबे टाइम तक चलती रही थी, तीन पक्ष इसमें शामिल थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था। ये एक दूसरे, मतलब एक क्षेत्र जो था गंगा नदी में जो कन्नौज नगर, उस क्षेत्र पे, चूंकि वो गंगा नदी के टच का और उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ से राजस्व की वसूली बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये तीनों क्षेत्र आपस में लड़ते रहते थे। तीनों का मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष इन्हीं को नाम दिया गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी कराया था और अपनी सत्ता एवं संसाधनों का प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया था। मतलब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा के ये दिखाना चाह रहे थे ये शासक कि उनकी सत्ता कितनी बड़ी है। और जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी टारगेट करते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मतलब मंदिर इतने संपन्न होते थे कभी कभी कि ये सीधे मंदिरों को भी टारगेट कर देते थे। ये तीनों जो थे, एक तरफ राष्ट्रकूट हो गए, एक तरफ जो प्रतिहार हो गए, एक तरफ जो पाल वंश थे, तो ये तीनों जो थे जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष था। और जैसे एक मंदिरों पर टारगेट करने की बात आई तो यहाँ पे अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। जो महमूद गजनी था वो उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर इस भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 17 बार 1000 से लेके और 1025 ईस्वी तक लगभग 17 बार इन्होंने हमला किया था किस पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर। और इसमें जो संपन्न मंदिर थे, जो सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, वहाँ पर इन्होंने जो धन उठा ले गया था, मतलब
लूटपाट मचाते थे, मंदिरों को टारगेट करते थे। अफगानिस्तान के गजनी का जो महमूद था, महमूद गजनी, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और उसका एक बहुत बड़ा जो गजनी हिस्सा, जो गजनी है इसकी, गजनी जो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र जो गजनी जहाँ से आया था, उसको वैभवशाली राजधानी बनाने के रूप में खर्च किया गया था। जो सोमनाथ के मंदिर को लूट के ये ले गए थे, उनसे गजनी उनकी राजधानी या जो क्षेत्र जो था उसको वैभवशाली राजधानी बनाया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में जैसे चाहमान, जिनको बाद में चौहान के रूप में जाने लगे, किस क्षेत्र में, ये राजस्थान के अजमेर के आसपास दिल्ली के क्षेत्र पर शासन करते थे। पश्चिमी पूर्व में अपने नियंत्रण करने का इन्होंने विस्तार करने की कोशिश की थी, किंतु जो गुजरात के तरफ जो चालुक्यों ने और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से इनको टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों में फेमस कौन थे? जो पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान, जो 1168 से 1192, सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक एक तुर्क शासक, जिनको 1191 में हराया था, लेकिन अगले ही साल इनको उन्हीं के हाथों मार दिया गया। मतलब कि उनको माफ़ कर दिया गया था मोहम्मद गोरी को, महाराणा प्रताप के हाथों, पृथ्वीराज के हाथों। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम गोरी दोबारा युद्ध करने आए और उसकी जो पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनको हरा दिया था इसने। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, मतलब चोल राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल्स में यहाँ डिटेल्स दे रखी है। पहले तो उरायूर से तंजावुर तक कहाँ से कहाँ तक था। तो कावेरी जो डेल्टा था उसमें कौन थे? मुट्टिरियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। जो कावेरी डेल्टा था उसमें कौन? मुट्टिरियार नामक एक प्रसिद्ध जो छोटे से परिवार की सत्ता थी, छोटी सत्ता थी। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत, चूंकि हमें ऊपर देखा था मातहत सब सामंतों से संबंधित है, तो ये किनके? जो मुट्टिरियार जो थे ये पल्लव राजाओं के सामंत थे। उरैयूर के जो चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। जो चोल वंशीय जो थे उरैयूर के, उनके जो कौन सा परिवार का क्या नाम था? विजयालय। उन्होंने 9वीं सदी में जो ये छोटा परिवार था जिनकी सत्ता थी मुट्टिरियार कावेरी डेल्टा में, इनको पराजय कर दिया और यहाँ पे एक तंजावुर शहर बसाया, एक निशंभुसुदिनी देवी का मंदिर बनाया। तंजावुर शहर और निशंभुसुदिनी देवी का मंदिर किसने? विजयालय, जो कि किससे संबंधित थे? चोल वंश से संबंधित थे। तो ये 9वीं सदी में यहाँ आए। कावेरी डेल्टा की बात की, ये चोल पर शासन दे रखा है। चोल का शासन कहाँ तक था? ये चोल हो गए, ये कावेरी डेल्टा में इन्होंने। इसके अलावा नीचे इनकी पांड्यन पढ़ते थे, ऊपर कल्याणी के चालुक्य। तो ये जो साम्राज्य था ये चोलों का साम्राज्य था, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। विजयालय ने विजयालय के जो उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों को जीता, उनका राज्य और क्षेत्रफल की शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण उत्तर में पांड्यन हमने देखा थे, पांड्यन और पल्लवों के इलाकों, मतलब दक्षिण और उत्तर के साइड में पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए थे। जो राजराज प्रथम था वो फेमस राजा था, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे किसके? चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जो 950 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादा से क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया था। और उनमें जो साम्राज्य में प्रशासन का जो पुनर्गठन है वो भी किया था किसने? राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली राजा था, उसने ही ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और प्रशासन का, अपने जो प्रशासन था उसको पुनर्गठन किया, दोबारा से सुव्यवस्थित किया। राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसकी नीतियों को जारी रखा, मतलब जो अपने पिता की राजराज प्रथम की जो नीतियाँ थी उनको जारी रखा। और गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया में हमले देशों पर भी हमला किया और इन अभियानों के लिए उसे एक जल सेना, चूँकि श्रीलंका पर हमला करना हो, ये जो श्रीलंका के और जो एशिया के दक्षिण पूर्व के इधर वाले जो देश थे म्यांमार वगैरह, तो उन पर हमला करने के लिए इन्होंने राजेंद्र जो प्रथम ने एक जल सेना भी बनाई थी, मतलब जल सेना। भव्य मंदिर एवं कांस्य मूर्ति कला, चोलों के मूर्ति कला के बारे में ये देखो, राजराज जो थे और उनके पुत्र जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए जो 2 मंदिर थे, जो मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से एक जो चमत्कार हैं, इन मंदिरों का क्या नाम है? एक तो तंजावुर और एक होता है गंगई कोंड चोलपुरम। ये 2 मंदिर थे जो राजराज एवं राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। ये चोलों के मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से मतलब बहुत चमत्कार जैसे दिखते थे। ये देखो, ये जो डायग्राम जो दे रखा है, ये चित्र दे रखा है, ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत की तरह से क्रम से पतली होती गई है
उस पर गौर करें। बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उनको भी देखिए, जूम करके देखते हैं। ये जो उस टाइम पे बनाया गया है, चोलों के द्वारा बनाया गया एक मंदिर था, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। तो इसमें जो स्थापत्य का यूज हुआ है वो अद्वितीय है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे, क्योंकि जहाँ जहाँ चोल मंदिर होते थे आसपास में बस्तियाँ विकसित हो जाती थी। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, और ये मंदिर जो शासकों को एवं अन्य लोगों के द्वारा जो दी गई भूमि से संपन्न होते थे। ये मंदिर बनते कैसे थे, कि इनके पास क्या क्या होता था इन मंदिरों के पास बनाने के बाद में? शासक इनको मंदिरों के नाम भूमि दे देते थे, अन्य भी जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी इनके मंदिरों के नाम पे भूमि दे देते थे। और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का, मतलब इनसे जो भी कर वगैरह जो उपज प्राप्त होती थी वो किस काम में लग जाती थी, ये उनका निर्वाह करने में लग जाते थे। जो मंदिर के आसपास रहते हैं और मंदिर के लिए काम करते हैं, जैसे पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, संगीतकार, नर्तक इत्यादि हो गए। दूसरे शब्दों में जो मंदिर थे सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में से विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। सबसे इन मंदिरों के साथ में जो स्थापत्य जुड़ा हुआ था, जो शिल्प जो जुड़ा हुआ था, वो था कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का काम। क्योंकि जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी संसार की सबसे, जो वर्ल्ड की दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, जो जिसकी मूर्ति एक नीचे भी दे रखा है। ये चोलों के द्वारा बनाई गई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो उस टाइम पे जो चोल थे उनके द्वारा कांस्य की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो अद्वितीय थी। मतलब उनका संसार में कोई तोड़ नहीं था, उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के द्वारा भी भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो ये कांस्य की मूर्ति है, एक चोल कांस्य प्रतिमा, सावधानी से देखिए उसे अलंकृत किया गया है, उस पर गौर कीजिए। मतलब इसको सजाया गया है, श्रृंगार वगैरह भी किए गए हैं इस पर, चोलों के द्वारा बनाई गई ये मूर्ति है। नेक्स्ट आता है इनकी कृषि एवं सिंचाई के बारे में। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई, कई विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। चित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली, मतलब कावेरी जो नदी थी ना, और उससे मिलती जुलती कई सारी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। मतलब कई सारी जो नदियाँ थी वो मिलती थी उसमें, और आज जब वो बे ऑफ बंगाल, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती थी कावेरी नदी, तो कई सारी शाखाओं में बट जाती थी, कई सारी शाखाओं में बट। तो उससे क्या होता था, इससे ये शाखाएं जो बार बार पानी उचीलती मतलब जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब पानी जब एक से ज़्यादा शाखाओं में वितरित हो जाती हैं, तो जो बीच के जो क्षेत्र होंगे उनमें नमी ज़्यादा रहेगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी, जो कि पानी की उपस्थिति तो रहने वाली ही है। इसकी जो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी, वो चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा आर्द्रता मुहैया कराती थी। और हालांकि तमिलनाडु में तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर जो 5वीं एवं 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ इलाकों में ज़मीनों को समतल किया, मतलब जंगलों को साफ करके और ज़मीनों को समतल करके यहाँ पे कृषि की गई थी, क्योंकि तमिलनाडु में पहले से चल रही थी कृषि चावल वगैरह की। डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे, पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में मतलब एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ये चोल कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में है। कई जगहों पर फसलों की जो सिंचाई थी वो कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी, जैसे कुएं खोदे जाते थे, और बारिशों का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर, मतलब बांध जिनको बोलते हैं, वो बनाए जाते थे। और मतलब ये एक सरोवर का ही चित्र है जो नवीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार, इसको जलद्वार बोलते हैं, जो हौज से नदी की शाखा में पानी के प्रवाह में इसके नज़रिए को नियंत्रित किया जाता था। मतलब नदी के बीच में ये बनाया गया, और यह पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार जो है, इसको जलद्वार बोलते हैं। एक जलद्वार जो पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा से, जो आमतौर पर पानी में स्तर को नियंत्रित या नदियाँ या नहरों के प्रवाह की दर को संचालित करती है। ये जो लकड़ी का जो बना हुआ धातु बाधा, लकड़ी की या धातु की जो बाधा बनाई जाती थी पानी के बहाव या नियंत्रण को कम करने के लिए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम आने वाली योजनाओं, सिंचाई के काम में योजनाओं की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करने की,
कामों की देखरेख करने की और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर जो नए शासक होते थे, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों के रूप में सक्रिय दिलचस्पी दिखाई थी कि पानी का बंटवारा कैसे हो और पानी को, जैसे पानी हो गई, श्रम, संसाधनों, इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो शासकों के साथ साथ ग्रामवासियों ने, उनके पास रहने वाले लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। अब साम्राज्य का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में, किसानों की जो बस्तियां होती थी उनको क्या बोलते थे, उर। किसानों की बस्तियों को उर कहलाती थी। और सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी धीरे धीरे, जैसे कि पानी की उपलब्धता थी, जो ये जो उर होती थी, जो बस्तियां होती थी, बहुत समृद्ध हो गई थी। इन इस तरह के गाँव के समूह को, जब ये गाँव के जो कई समूह बन जाते थे, जैसे कई गाँव के समूह, उनको क्या बोलते थे, उनको बोला जाता था फिर उनको बोला जाता था नाडू। मतलब एक गांव को या एक किसानों की बस्ती को उर, और जब कई सारी बस्तियां मिल जाती थी, इनके समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने का, कर वसूलने का, जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। धनी किसानों को, जो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। मतलब धनी किसानों को वो अधिकार दिए जाते थे, किसको, जो नाडू होते थे, जो समृद्ध जो बस्तियां होती थी किसानों की, उनमें जो भी प्रशासन से संबंधित, सरकार चलाने का कामकाज हो गया, कर वसूलने वगैरह से, तो उनको अधिकार होते थे धनी किसानों को। उनमें से कई भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, जैसे मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपने सेवा प्रदान करने वाला वेल्लाल हमने पहले पढ़ा था, जो अमीर किसान, तो उपाधियां मिलती थी इनको। जैसे मूवेंद वेलन किनको दी जाती थी राजा के द्वारा, जो बड़े, जो धनी भूस्वामी होते थे। और इसका मतलब क्या होता है, मूवेंद वेलन का 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला जो किसान है। और अर ये जो वर्ड है, जैसी उपाधियां दी जाती थी, अर मतलब प्रधान को, प्रधान को बोला जाता था अर, ये राजा के द्वारा दी जाने वाली उपाधियां होती थी। तो ये वर्ड देखो, फिर से यहाँ पे भी वर्ड आते हैं, इनको आप नोट करके रख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लेता है। और कुछ वर्ड्स ये रहे, भूमि के कितने, भूमि कई प्रकार की होती थी इनके। जैसे जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती है, जो ब्राह्मण नहीं थे उनके पास जो भूमि होती थी, उनको वेलन वगाई बोला जाता था, उस कृषि को, उस खेती को। वहीं ब्राह्मदेय क्या होती थी, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग क्या होती थी, जो विद्यालयों के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी, उसको साला भोग बोलते थे। मंदिरों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी, उसको देवदान के रूप में या फिर तिरुनमटकनी के नाम के इस भूमि को बोला जाता था, जो मंदिरों को उपहार के रूप में दी जाती भूमि थी। वहीं पाली चदम, ये जो है, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि थी। तो ये भूमि के प्रकार हो गए, जो अलग अलग तरीके की भूमि थी इनके शासनकाल में। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान, जिसको ब्राह्मदेय, प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी, दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर सारे ब्राह्मणों की बस्ती अस्तित्व में आई। प्रत्येक जो ब्राह्मदेय मतलब जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी, उसकी देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। ब्राह्मणों की एक सभा करती थी, जो ब्राह्मदेय भूमि थी उसकी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके जो निर्णय थे ना, वो शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर मिलते हैं, ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। अब नगरम, यहाँ जो नगरम शब्द किन के लिए, व्यापारियों के एक संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते थे। नगरम किसके लिए, नगरम नाम से ज्ञात होता है, जो व्यापारियों के संघ के लिए, यहाँ पे जो शहरों में क्या करते थे, प्रशासनिक कार्य चलाते थे। तो नगरम इनके लिए, व्यापारिक संघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तमिलनाडु में जो चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त जो अभिलेख हैं, उसमें इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की जो सभा को संगठन, जो ब्राह्मणों की जो सभा थी, उनका संगठन कैसा था, करते क्या थे इस संगठन में। सिंचाई के कामकाज करते थे, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में बहुत सारी समितियां होती थी, चूँकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती थी। और इनके जो सदस्य, इनमें जो सदस्यता के लोग थे, जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन भी रख दिए जाते थे। छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था कि जिनका सदस्यों में मतलब सदस्यता किसको दी जाए। इसके लिए ताल पत्र में छोटे छोटे टिकटों पर नाम लिख के एक बर्तन में रख के किसी छोटे लड़के से नाम निकलवाए जाते थे। मतलब जो लॉटरी सिस्टम वगैरह होता है ना, उस तरीके से सदस्यों का चुनाव किया जाता था समितियों के लिए। एक अभिलेख एवं उस पर लिखित जो सामग्री मिलती है, इसमें ये अभिलेख है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वैसे पढ़ने का है। जो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को
जो ऐसी जो भूमि का स्वामी होना चाहिए उनके लिए कुछ योग्यताएं उसमें जो उत्तर मेरू अभिलेख है उसके अनुसार बताया गया है कि जहाँ से राजस्व वसूला जाता था तो उनके लिए जो इच्छुक जो भूस्वामी होते थे उनके लिए क्या क्या होने, उनके पास अपना घर होना चाहिए, एज उनकी जो उम्र थी वो 35 से 70 होनी चाहिए थी, उन वेदों का उन्हें किनका वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होने चाहिए वे। पिछले जो यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जो पिछले 3 सालों में किसी भी समिति का सदस्य रहा है वो अब किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इनके रूल और रेगुलेशंस थे, जिससे अपने समितियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये सारे क्या है, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा जो समितियाँ बनाई जाती थी ब्राह्मदेय सभा के लिए, अलग अलग कामों के लिए, तो उनकी जो सदस्यता थी, जो सदस्य बनना चाहते थे, जो स्वामी बनना चाहते थे अलग अलग वर्ग के, तो उनके लिए जो चुनाव होता था उनकी योग्यताएं हैं। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति पुरुष जो संपन्न पुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की जो तमिल कृति पेरिया पूर्णम है, पेरिया पूर्णम का एक एग्जाम्पल है, ये भी एक कृति थी जो 12वीं शताब्दी में तमिल में लिखी गई थी, इसका नाम था पेरिया पूर्णम। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है किसका, राजाओं एवं शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में। तो क्या है इस एग्जाम्पल में, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी खजानों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया। इसका मतलब इस पूरी लाइन का एक ऐसा समूह, पुलाया कौन होता था, जो एक ऐसा समूह जो ब्राह्मण और वेलाल मतलब अमीर किसान प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। मतलब एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे पुलाया को, जो लोगों का एक छोटा सा पूर्वा समूह, जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेती हर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों की आहतों से छोटे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरिनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के जो पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और मतलब आम लटके हुए थे। नारियलों के पेड़ों के नीचे जमीन के बने गड्ढों से छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाते हुए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों को पो फटने से पहले तगड़े फुलेयार पुलाया का बहुवचन को दिन में काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गानों की आवाज़ें रोजाना कांजी के वृक्षों की छाया में फैलती थी। मतलब एक पुलाया जो वर्ग था तो उनके बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से काम करते थे। पेरिया पूर्णम जो कृति थी तमिल की, उसमें तो ये जो चैप्टर था यहाँ पे फिनिश होता है। तो इसमें हमने फोर्सेस की हर एक डायमेंशन को, जो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन है ना वो है ये वर्ड। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न का काम ये वर्ड करते हैं, जो जैसे मुवेंद वेलन ऐसे पूछ लेगा, जैसे मुवेंद वेलम किससे संबंधित है, इसका मीन क्या है, और ऑप्शन दे देगा 4-5। तो इसका मीन है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान हो गया। तो ये जो वर्ड है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे पूछ लेता है एग्जाम में और फिर अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता। तो इनको थोड़ा गहराई से मतलब नोट करके, तो इनको आप नोट करके रख सकते हैं और 1-2 बार रिवीजन से ये रट जाएंगे। तो ये चैप्टर था तो जिसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो इस चैप्टर का तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में शायद राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर देन मुगलों के बारे में। तो इस जो क्लास है ये क्लास में एक के बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ही होंगे सारे। तो इसमें इतना ही। तो वीडियो में अगर कोई क्यूरी अगर आपको लग रही हो तो आप सजेशन दे सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर जरूर देना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।